फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारा जीएस पेपर 3 यूनिट 2 काफ़ी सिलेबस हो गया है हमारा। ऑलमोस्ट आखिरी यूनिट है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो अच्छी बड़ी यूनिट है, तो इसको हम शुरू करेंगे। तो इस यूनिट में फ्रेंड्स हमको काफ़ी कुछ देखना है। इसमें भी देखना है हमको न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, ये देखना है। फिर वो इतनी एनर्जी क्यों निकालती हैं वो देखना है। उसमें भी सब टाइप्स होती हैं, फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, वो देखना है। चेन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, वेस्ट क्या होता है, वो सब देखना है हमको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज थोड़ा हमने से स्टाइल चेंज किया है, आप बोर ना हो जाएं। ठीक है, तो आप फीडबैक में बताइएगा आपको ये स्टाइल कैसा लगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना है फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल, नॉन मेटल में कितनी रिएक्शन देखी। ठीक है, तो आप बताइएगा इतनी जो मेटल नॉन मेटल्स में हमने जो रिएक्शन पढ़ी है, आपको सबसे ईजी, सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी लगी। तो हमने उन रिएक्शन में क्या देखा, जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखी थी। ठीक है, Na+Cl gives you NaCl। ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये रिएक्शन जो है, इन रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ जैसे कि अगर एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो एटम में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन में क्या होता है, इन रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इनको हम जनरल रिएक्शंस क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है, इनमें जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में और केमिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क है। तो सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ये फ्रेंड्स जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें निकलता है, और उसमें इतनी एनर्जी नहीं निकलती। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि इन रिएक्शंस में, जो केमिकल रिएक्शंस हैं आपकी, उसमें एटम की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं खत्म होती। अब जैसे सोडियम, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl को दे दिया, सोडियम बिकम सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड जो है वो क्लोराइड एनायन बन गया, दोनों कंबाइन हो गए। अब ऐसे तो नहीं है ना कि सोडियम एलिमेंट ही चेंज हो गया, सोडियम ही है लेकिन सोडियम का कैटायन बन गया, उसकी एक आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखेंगे कि एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट चेंजेस। ठीक है, तो ये फर्क होता है। तो ये हमने देखा। अगर हमसे कोई पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्शन आप बताइए कि कैसे आप समझाओगे, तो हम क्या लिखेंगे कि देखो यहाँ पे हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं फ्रेंड्स, क्या होती हैं। पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम जो है डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन। ये हमने यहाँ पे उसके प्रोटॉन के बारे में लिखा है, ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसी तरह से हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आपको पता है ना ये कि नीचे जो हम लिखते हैं वो क्या होता है फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर होता है, जो कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, और जो ऊपर जो नंबर होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताता है, जो कि एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस होता है। अभी देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, जैसे पहले क्या समझा जाता था कि एटम ही सबसे छोटा है, फिर बाद में एटम के भी देखा कि एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब ये फिर एक न्यूक्लियस बना, फिर एक न्यूक्लियस बना, और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल बने। तो ये देखिए, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस एक किसके साथ टकराया, न्यूट्रॉन के साथ टकराया, सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ टकराया। इसने नए जो है नए न्यूक्लियस बनाए और सब एटॉमिक पार्टिकल बनाए, प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज की। एक ये रिएक्शन है। ठीक है, आप इसमें देखेंगे क्या हुआ कि एक ही न्यूक्लियस था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, वो एक न्यूक्लियस प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल में टूट गया, और इसने फिर और एनर्जी निकाली। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, कि एक बड़ा फ्रेगमेंट था जो कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे इस तरह बाद में हम ये भी रिएक्शन देखेंगे कि जैसे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्लस एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इन्होंने मिलकर क्या बनाया फ्रेंड्स। चलिए इधर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ देखते हैं। ये देखो कि जैसे इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एक ड्यूट्रियम है प्लस वन मोर ड्यूट्रियम, और उसके बाद ये आपका ये जो रिएक्शन है, अभी सिर्फ हम एग्जांपल देख रहे हैं, बाद में डिटेल में भी देखेंगे। तो इसमें क्या, दो न्यूक्लियस कंबाइन हुए, एक नया न्यूक्लियस बना दिया। तो यहाँ दो न्यूक्लियस जुड़े और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूजन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
इसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन, ये फिशन रिएक्शन। तो अब अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या होती है, ये प्रोसेस होती हैं, दीज आर दी प्रोसेसेस, इस जिसमें कि क्या होता है, इन विच, या तो फिर दो, इन विच टू न्यूक्लियस कोलाइड्स and give rise to new nucleus and subatomic particle, or a nucleus collide with a subatomic particle and give rise to new nucleus and subatomic particle with tremendous amount of energy. Simple definition: nuclear reaction, what are nuclear reaction? These are the processes in which two nucleus collides and give rise to a new nucleus and subatomic particle with energy, या फिर in reactions in which one nucleus and one subatomic particle collides and give new nucleus and ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने देख लिया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हमको क्या देखना है फ्रेंड्स, अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो कि ये इतनी एनर्जी क्यों इसमें से निकलती है, वाई सो मच एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, ये देखिए, तो अगर आप देखोगे, आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी है, E बराबर mc²। तो फ्रेंड्स इनमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन जनरली कैसी होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर हम इसके मास को लिखेंगे हम mr, इसके मास को लिखेंगे mp, तो हम जब भी mr माइनस mp करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का मास जो होगा वो प्रोडक्ट के मास से ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो मास, जितना मास ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना मास ज़्यादा होगा वो क्या होगा कि ये E बराबर mc² की रिएक्शन से वो उतनी एनर्जी बन जाएगी। मतलब हम क्या होगा, मान के चलो मास जैसे जो भी यूनिट्स में आया उसकी जो भी यूनिट है, ठीक है, मान के चलो दो यूनिट है, तो 2 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸, मतलब देखो इतना मास, इतनी एनर्जी निकलेगी। अगर 2 यूनिट मास का डिफरेंस आ गया तो देखो कितनी एनर्जी निकलेगी, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू 10⁸, और जो भी यहाँ यूनिट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जो भी यूनिट होगा, मतलब आप देख सकते हो कितनी एनर्जी निकलेगी। दैट्स वाई न्यूक्लियर रिएक्शन आर वेरी वेरी डेंजरस और वेरी यूजफुल भी है। ठीक है, अगर हम उसको कंट्रोल मैनर में करेंगे तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो आप अगर यहाँ एग्जांपल देखोगे, सबसे बढ़िया रिएक्शन, इसको एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसको देखो क्लियर करेंगे हम, तो हम यहाँ मास देखते हैं कि रिएक्टेंट का मास कितना है और इसका कितना है। तो यहाँ देखोगे 235 है और 1 है, तो रिएक्टेंट का मास 236, तो आपका इधर न्यूट्रॉन्स हो गए, और यहाँ 92 है तो 92 लिख दिया। ठीक है, अब इधर कितना है 141 92, और ये 3 न्यूट्रॉन है तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, 3, एंड यहाँ पे तो 0 लिख दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 141 92 एंड 3, तो ये हो गया आपका 141 प्लस 3 इज 144 एंड 146 एंड 90 गिव्स यू 236। ठीक है, अभी शांति, अभी कुछ बोलना नहीं है। 56 प्लस 36 इज 92। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कौन सा मास डिफेक्ट आया, यहाँ पे तो 236 था, यहाँ भी 236 है, आप क्या मास डिफरेंस की बात कर रहे हो, तो कौन सा मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो भाई ये जो आपने लिखा है ना 236, ये सिर्फ आपने क्या लिखा है, इसको पूरा नहीं लिखा। जब हम मास लिखते हैं, जब हम मास डिफेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे न्यूट्रॉन का मास हम कैसे लिखते हैं, हम 1 नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे 1.00721। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया, कैसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक लिखते हैं पॉइंट के बाद। और जब इतना है हम लिखेंगे ना यहाँ पे, जब इतना कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम जो है मास डिफेक्ट आएगा, हमको दिखेगा कि हाँ इतना मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो हायर क्लासेस में क्या होता है फ्रेंड, वहाँ पे सीधा सीधा मास डिफेक्ट लिखा हुआ आता है, या फिर अगर और कोई ऐसी रिएक्शन है तो वो लिख देते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, मतलब ये पूरी 6 डिजिट में मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे जब फाइनल डिजिट्स में वो लिखते हैं, फिर आप जब कैलकुलेट करते हो तो आपका क्या निकल के आता है, ये डेल्टा एम निकल के आता है। अब ये डेल्टा एम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। अब यही मास डिफेक्ट जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है E इज इक्वल टू mc² की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है वो, इसीलिए क्या होता है फ्रेंड, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं। ओके, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अभी तक हमने क्या देखा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि वाई दे जनरेट सो मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्यों देखा, क्योंकि ये मास डिफेक्ट होता है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, ये वाला टॉपिक हमारा हम देखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो वी विल सी कि ये हिस्ट्री क्या है रेडियो एक्टिविटी की, शुरू कैसे हुई। देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो एक साइंटिस्ट थे हेनरी बेक्केरेल, उन्होंने क्या, कौन से ईयर में, इन द ईयर 1896, कौन से साइंटिस्ट थे आपके,
हेनरी बेक्वेरेल। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि जो यूरेनियम है, इन्होंने यूरेनियम को एक फोटोग्राफिक प्लेट में उसमें रखा हुआ था। तो उन्होंने जब उस फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो यूरेनियम है, ये क्या है कि ये रेज इमिट करता है, ये रेज इमिट करता है। अब ये जो रेज है ये कौन सी है, ऐसा नहीं है कि ये जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करके और फिर उसके बाद इमिट कर रहा है, नहीं, ये जो रेज है ये इसकी खुद की रेज है, तो ये रेज इमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ये देखा। उसके बाद इन्होंने इस रेज को क्या बोल दिया, इन्होंने बोला इस रे को यूरेनिक रेज बोल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टाइम निकला और उसके बाद एक साइंटिस्ट और है, मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने क्या करा, और एलिमेंट्स जो हैं वो खोजे जो कि जिनमें से ऐसे रेज निकलती हैं। ठीक है, जिनमें से ऐसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। कौन से एलिमेंट खोजे, पोलोनियम एंड आपको पता होगा रेडियम। ठीक है, इन्होंने पोलोनियम एंड रेडियम खोजा। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक बेसिक हिस्ट्री है, उसके बाद जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की रिसर्च हुई, जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। ठीक है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में उनको देखा है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने रदरफोर्ड को देखा। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से ऐसे रेज निकलती हैं, ठीक है, तो वो जो रेज होती हैं वो एक टाइप की नहीं होती, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। उन्होंने वो रेज को क्या नाम दिया, एक अल्फा रे बताई उन्होंने, अल्फा रे होती हैं, फिर एक उन्होंने इसी तरह से बीटा रे बताई, और एक इसी तीसरी उन्होंने गामा रे बताई। तो इन्होंने जो 3 तरह की रे बताई, ठीक है, किसने बताई, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो ये बस हिस्ट्री में 3-4 पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना है क्या, पहला पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1896 में, सॉरी हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में सबसे पहले यूरेनियम में देखा कि इसमें से रेज निकलती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में जो एक्सपोजर हो गया था तो वो उन्होंने देखा कि यूरेनियम के कारण हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो मैडम मैरी क्यूरी थी उन्होंने 2 एलिमेंट खोजे जो कि थे पोलोनियम और कौन से थे, रेडियम। उसके बाद जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है उन्होंने क्या, जो ये जो रेडियो एक्टिव रेज हैं जो निकल रही हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की ये रेज निकलती हैं। एक होती है अल्फा रे, दूसरी होती है बीटा रे और तीसरी होती है गामा रे। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, अल्फा रे क्या होती है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा अल्फ़ा डीके क्या होता है, अल्फ़ा डीके। ठीक है, व्हाट इज़ अल्फ़ा डीके। तो अल्फ़ा डीके क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस में से एक हीलियम न्यूक्लियस माइनस हो जाता है, हीलियम न्यूक्लियस माइनस हो जाता है। अभी हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके अंदर जो आपके 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब ध्यान रखना है हीलियम न्यूक्लियस को लिखते हैं कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो हीलियम न्यूक्लियस को कैसे लिखते हैं, जब सबसे पहले यहाँ लिखोगे हीलियम, फिर इसके अंदर कितने 2 तो प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन यहाँ नीचे लिख दिए, और उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना, जो ऊपर हम लिखते हैं हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो यहाँ पे होता है हमारा सिंबल और नीचे होता है प्रोटॉन। ये इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखते हैं और नीचे लिखते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है तो 2 + 2 4, और नीचे खाली प्रोटॉन लिखते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर से जब ये अल्फा निकल जाता है, मतलब क्या निकल जाता है, 4 हीलियम निकल जाता है, तो इस डीके को हम क्या बोलते हैं, इस डीके को हम बोलते हैं हमारा अल्फा डीके। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारा ये यूरेनियम है, तो यूरेनियम का मास यहाँ पे 232 है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 92 हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो ये हमने यूरेनियम को लिख दिया। अब आप कई बार देखोगे कि यूरेनियम का मास आपको हो सकता है चेंज लिखा हुआ दिखे, तो वो यूरेनियम के दूसरे आइसोटोप होंगे। आइसोटोप में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है आपका वो सेम रहता है बट मास डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो ये यूरेनियम लिख दिया। अब इसके अंदर से अगर अल्फा डीके होगा तो इसके अंदर से अल्फा डीके होगा, मतलब ये अल्फा डीके। ठीक है, ये अल्फा लिख दिया मैंने। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका, अल्फा पार्टिकल एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ये हो गया हमारा। अब इसमें से देखो 4 निकाल दो, तो ये 232 था। 1 सेकंड फ्रेंड, देयर इज अ बिट ऑफ एरर, यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, 238 है। तो यहाँ तो 238 है, तो 4 आपने जब निकाल दिया, मास में से 4 कम हो गया तो 234 हो गया, और यहाँ पे प्रोटॉन 2 कम हो गए, तो प्रोटॉन 2 कम हो गए तो 90 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 2 प्रोटॉन कम हुए 2 न्यूट्रॉन कम हुए, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखते हैं, तो यहाँ 234 लिख दिया, और नीचे क्या लिखते हैं, सिर्फ प्रोटॉन, तो यहाँ 90 लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, थोरियम बन गया। ठीक है, तो दिस इज थोरियम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा डीके। मतलब अल्फा डीके क्या होगा, कैसे लिखोगे, कि डीके इन विच द एलिमेंट इमिट्स आउट अ अल्फा पार्टिकल, एंड ब्रैकेट में लिख देना 4 हीलियम। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल या अल्फा न्यूक्लियस लिखोगे तो सही है। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा न्यूक्लियस में ये हीलियम न्यूक्लियस, ध्यान रखना हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है फ्रेंड्स, हीलियम न्यूक्लियस होता है आपका ये। ठीक है, और अगर मान के चलो कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन भी शो करूं,
तो क्या इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर के शेल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी शो करेंगे तो ये एक हीलियम का एटम बन जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो अभी आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, प्रीवियस लेसन एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा डीके हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारी किसकी, सेकंड वाले डीके की, जिसको हम बोलते हैं हमारा बीटा डीके। ठीक है, तो बीटा डीके में क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले आपका न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बीटा डी है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हम जो पढ़ते हैं ना रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में जो रिएक्शन होती है वो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, बीटा डीके ही होता है। ठीक है, तो वो क्या रिएक्शन है फ्रेंड्स, तो वो रिएक्शन क्या है, जैसे कि ये 14 यहाँ पे 6, ये कार्बन, आपने देखा होगा हमेशा कि ये कार्बन तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक आपका ये वाला है, ठीक है, जो नेचर में ज़्यादा करके पाया जाता है, और एक बहुत कम मात्रा में भी एक आइसोटोप मतलब कार्बन का एक फॉर्म पाया जाता है जिसका मास नंबर 14 होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, उसका 14 होता है। ओके, तो ये वाला जो आइसोटोप है, कौन सा वाला, जिसका मास नंबर 14 है, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेडियो एक्टिव कार्बन। अब इसमें से क्या होगा कि इसमें से जो है एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो बीटा पार्टिकल को शो कैसे करते हैं, उसका कोई मास नहीं होता, तो यहाँ 0 और यहाँ -1 लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन जैसा ही होता है पर उसका चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब एक प्रोटॉन निकल गया, मतलब एक नेगेटिव प्रोटॉन निकल गया। ठीक है, तो एक नेगेटिव प्रोटॉन इसलिए -1 लिखते हैं और यहाँ पे इसे बीटा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आप थोड़ा देखना, तो देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास इस कार्बन में देखो न्यूट्रॉन कितने थे, न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, यहाँ प्रोटॉन 6 हैं, प्रोटॉन पहले 6 लिख दो तो बचेगा क्या, 8। ठीक है, अब हमने क्या करा कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रॉन यहाँ 7 हो गया। प्रोटॉन कितने हो गए, एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन बनता है किससे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से बनता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ठीक है, और वो किससे बनता है, एक प्रोटॉन मिलके बनता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है। जब दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। तो जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो वो किस में ब्रेक होगा, एक प्रोटॉन में होगा और इलेक्ट्रॉन में होगा। ठीक है, अब वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में होगा तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या 7। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा था एक्स्ट्रा वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो 7 और 7 तो 14 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉन की संख्या आपकी हो गई है 7, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 7। 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गई रिएक्शन हमारी, ये रिएक्शन हमारी हो गई इस तरह से। ठीक है, 14 6 कार्बन हमने लिख दिया, उसके बाद ये नाइट्रोजन में बदल जाएगा और यहाँ बीटा पार्टिकल निकल जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडियो बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या होता है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। ठीक है, बीटा डीके इज नथिंग बट, बीटा डीके इज नथिंग बट क्या है, इमिशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बीटा ये क्या है, इमिशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे किसके ऊपर, आखिरी वाले के ऊपर, जो है हमारा गामा डीके। ठीक है, गामा डीके। तो एक बार वापस फिर से वो अल्फा डीके वाले एग्जांपल को आप रिकॉल करो, थोड़ा सा पॉज करो, खुद लिख के देखो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, हो सकता आपने भी सही लिखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये आपको 238 और एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज 92, और यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से 234 एंड 90 थोरियम बनाया और आपने एक हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकाल दिया। अब ये जो प्रोसेस होती है, जब अल्फा डीके होता है तो ये जो थोरियम बनता है, थोरियम जब बनता है ना, तो ये थोड़ा हाई एनर्जी स्टेट में होता है। मतलब जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम ने एक अल्फा पार्टिकल, जैसे यहाँ से यूरेनियम था यहाँ पे, इसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे जब बाहर निकाला तो ये क्या आ गया, ये वाला जो बन गया वो हमारा क्या बन गया, थोरियम बन गया। लेकिन ये जो थोरियम बनाया ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्या है, ये अभी हाईली एक्साइटेड, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसको नीचे आना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, फिर से ये एक रे निकालेगा, तो ये नीचे आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे थोरियम किस में आ गया, थोरियम आपकी ग्राउंड स्टेट में आ गया है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थोरियम ग्राउंड स्टेट में आ गया है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, थोरियम जब ग्राउंड स्टेट में आ गया है, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने एक क्या निकाला है, मास लेस रेडिएशन निकाली है, मास लेस हाई एनर्जी रेडिएशन को क्या करा है, इसने इमिट किया है। तो ये जो मासलेस हाई एनर्जी रेडिएशन है, ये ही क्या है, आपकी गामा रे है। व्हाट इज दिस, दिस इज गामा रे, और इसको हम क्या बोलते हैं, गामा डीके बोलते हैं। तो ये हमने गामा रे देख लिया। ठीक है, तो एक बार हम तीनों को कंपेयर करते हैं, इसको हमारे, तो अल्फ़ा
बीटा एंड गामा को, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा को हम एक बार कंपेयर करेंगे। तो चलो, तो अल्फ़ा में देखो क्या होता है, अल्फ़ा में क्या निकलता है आपका, हीलियम का न्यूक्लियर निकलता है। तो यहाँ हीलियम न्यूक्लियर को कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। बीटा में क्या निकलता है आपका, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फास्ट इलेक्ट्रॉन, या इसको इस तरह से लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, ये इस तरह से, ठीक है। और गामा में क्या होता है, हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन जो कि मासलेस होती हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ये तो इसका हो गया हमारा नेचर कैसा है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट हमारा होगा तो वो क्या होगा, हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कैसी होती है। तो आप खुद बताइए कि जो भारी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 1/10 होती है, किससे, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है उससे 1/10 होती है। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सिमिलर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और इसकी जो है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, ओके। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछी जाती है, वो ये कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बताइए। तो ध्यान रखना, ये तो पेनिट्रेटिंग पावर, ये तो एक बड़ा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब इससे ज़्यादा होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किसकी होती है, इसकी। तो हम यहाँ लिख देंगे हाईएस्ट ऑफ द थ्री, ठीक है। तो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो ये लिख देंगे अल्फा बीटा गामा, और आखिरी में नन ऑफ दिस लिख देंगे। तो नन ऑफ दिस तो होता नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसकी होती है। उसके बाद ध्यान रखना कि स्टॉप्ड बाय पूछते हैं कई बार, तो ध्यान रखना अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे वो जो हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जैसे वो अल्फा रे निकल रही थी, तो अगर अल्फा रे को अगर स्टॉप करना है तो आप कैसे करोगे, वहाँ पे अगर खाली एयर भी होगी ना तो भी अल्फा रे स्टॉप हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल है, तो एयर के पार्टिकल उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो 0.01 मिलीमीटर थिक अगर आप पेपर भी लोगे तो भी आपकी अल्फा रे रुक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको रोकना है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, अगर आप एल्यूमिनियम की शीट लोगे जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है तो फिर ये रुकेगी। और अगर आपको इसको लेना है, गामा रे को रोकना है, तो आपको जो है 1 सेंटीमीटर, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर थिक जो है आपको वो क्या लेना पड़ेगा, एक लेड पीबी का लेयर बनानी पड़ेगी, तो जाके ये रुकेंगी, नहीं तो गामा रे नहीं रुकेगी, ठीक है। तो ये स्टॉप करने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्लियर हो गई सब बातें। तो हमने फ्रेंड्स क्या क्या देख लिया इस लेसन में, हमने इस लेसन में देखा कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। फिर मैंने आपको एक बेसिक इनके एग्जांपल भी बताए थे कि ये क्या होती हैं, फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन होती हैं, इस तरह से बताया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, दिस आर हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन। जो दूसरी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इतनी एनर्जेटिक नहीं होती हैं, वो तो हमारे घर में ही होती हैं, पर घर में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है क्या, नहीं होती, ठीक है। तो मास डिफेक्ट के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, उसके बाद हमने ये देखा कि ये हिस्ट्री क्या है, जो आपकी इसकी हिस्ट्री क्या थी रेडियो एक्टिविटी की। तो हमने देखा कि 1896 में किस तरह से डिस्कवरी हुई। उसके बाद अर्नेस्ट मैडम मैरी क्यूरी ने और एलिमेंट डिस्कवर किए। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में बताया, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तीनों हमने पढ़े, अल्फा पढ़ लिया, हमारा बीटा पढ़ा और गामा पढ़ा, तो ये हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हमने इस लेसन में देख ली, ओके। अब हम जो अगले लेसन में हमारा जो काम होगा वो हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम देखेंगे कि डिटेल में ये फ्यूजन रिएक्शंस क्या होती हैं, और इसी के साथ हम देखेंगे कि फिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन देखनी है, फिशन रिएक्शन देखनी है, ओके। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ फ्रेंड गिव योर फीडबैक, आप कमेंट में बताएं। हम काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका फीडबैक मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो हम थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच। मैं टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँगा, तो वहीं पे लेसन नोट्स चार्ट सब हमारी टीम है वो बनाती है, दोस्त है मेरे वो बनाते हैं, तो मैं उसमें पोस्ट करूँगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा।